नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि आज और कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पत्नी सविता कोविंद के साथ कानपुर दौरे पर रहने वाले हैं। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उनके कार्यक्रमों को लेकर 10 हेलीपैड तैयार किए गए हैं। राष्ट्रपति आज चकेरी एयरपोर्ट पर अपने विशेष विमान से लैंड करेंगे। इसके बाद वो मेहरबान सिंह का पुरवा में हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचने वाले हैं। अगले दिन वो हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी के लिए शामिल हो सकते हैं। उनके हेलीकॉप्टर के लिए भी कई सारे हेलीपैड्स बनाए गए हैं। चलिए, फोन लाइन पर अभिनव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर पहुंच जाएंगे। अपने विशेष विमान से चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां पर पहुंचने के बाद ही उसके बाद मेहरबान सिंह का पुरवा में चौधरी हरमोहन सिंह की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें वो शिरकत करेंगे। 2 दिवसीय दौरा है और यहाँ से सर्किट हाउस के लिए सीधे रवाना हो जाएंगे। वहीं जब सर्किट हाउस पहुंचेंगे तो उनके जो निजी परिचित हैं उनकी सूची तैयार कर ली गई है। वो अपने परिचितों से सर्किट हाउस में शाम 5 बजे से मुलाकात करेंगे और कल हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का शताब्दी वर्ष समारोह है, उसमें भी शिरकत करेंगे। इसके लिए एचबीटीयू में भी तैयारियां पूरी कर ली गई थी और शताब्दी द्वार एक बनाया गया है। और जानकारी के अनुसार एक ये भी बात है कि 100 रुपए का सिक्का भी कल राष्ट्रपति एचबीटीयू से जारी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। बेहद खास जानकारी, तमाम जनता के लिहाज से बड़ी खबर है कि 100 रुपए का सिक्का भी राष्ट्रपति कल यहीं से जारी कर सकते हैं। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, यूपी में यातायात सुधार के लिहाज से शुरू हुई ई चालान की व्यवस्था से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन तो नहीं रुका, लेकिन सरकार को शमन शुल्क से मिलने वाले राजस्व में बेहद इजाफा हुआ है। जनवरी 2019 में ई चालान लागू होने के बाद से अक्टूबर 2021 तक प्रदेश भर में 1 करोड़ 65 लाख चालान काटकर 3 अरब 34 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला जा चुका है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिहाज से पूरे प्रदेश में ई चालान की व्यवस्था लागू की गई थी। ये चालान यातायात और नागरिक पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं। 7 जनवरी 2019 से यूपी के 10 जिलों में ई चालान व्यवस्था लागू की गई थी, जो कि अब प्रदेश के सभी जनपदों में लागू की गई है। आपको बता दें कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर 7 जनवरी 2019 से अक्टूबर 2021 तक 3 अरब 34 करोड़ 51 लाख 12,008 रुपए शमन राशि राज्य को प्राप्त हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच में यूपी विधानसभा चुनावों के लिहाज से गठबंधन हो गया। लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी की मुलाकात हुई। सूत्रों का यह भी कहना है कि करीबन 2 घंटे की बातचीत के बाद 40 सीटों पर सहमति बनी है। इसमें वेस्ट यूपी के मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, अमरोहा, हाथरस, मथुरा, एटा, कासगंज, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद और सहारनपुर जिले की सीटें शामिल हो सकती हैं। अखिलेश ने दोनों की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर, और जयंत चौधरी ने अपने ट्विटर अकाउंट से जानकारी देते हुए लिखा था, बढ़ते कदम। आपको बता दें, 36 सीटों पर हैंडपंप, 4 सीटों पर साइकिल सिंबल के साथ चुनाव हो सकते हैं। जयंत चौधरी ने बातचीत में 45 सीटों की मांग रखी थी। अखिलेश इस पर तैयार नहीं हुए, लिहाजा 40 सीटों पर बात अटकी है, लेकिन इसमें भी 4 सीटों पर सिंबल सपा का ही रह सकता है। चलिए, ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके से सपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन का इंतजार सभी को था, उसका औपचारिक ऐलान हो गया, लेकिन सीटों के बंटवारे पर पीसी अभी तक नहीं हुई है। इस वजह से उहापोह की स्थिति जरूर बनी हुई है। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस समय समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पे खड़ा हुआ हूं और यहाँ पे जो स्थिति है मैं दिखा दूं कि लोगों में उत्साह है। अभी कौमी एकता दल के ये जो मुख्तार अंसारी की पार्टी है, और मुख्तार अंसारी के भाई यहाँ पर अभी आए हैं, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि मुख्तार अंसारी की पार्टी से भी इनका समझौता हो जाए या कोई बात है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के भाई अभी अंदर गए हुए। और जहां तक बात उठता है राष्ट्रीय लोकदल की, राष्ट्रीय लोकदल में जो कल वार्ता हुई है, वार्ता की जो
सूत्र बताते हैं, जैसा कि आपने कहा उसमें काफी कुछ हकीकत है, लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी के संपर्क में है। तो जब तक ये औपचारिक ऐलान नहीं किया हो जाता है तब तक कहीं ना कहीं मतलब बातें चर्चा में रहेंगी, शंकाओं आशंकाओं में रहेंगी। लेकिन संभावना इसी बात की है कि राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी का ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है, लेकिन ये डिक्लेरेशन तभी होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। रोज सुनते हैं कि आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन अखिलेश ने 3-4 दिन पहले जैसा कि दावा किया था कि हम लोग की जल्दी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसका मतलब ज्वाइंट प्रेस का संभावना बहुत ही जल्दी है और इसके अलावा इनको पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिला जी जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुरादाबाद में कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी की रैली 1 दिसंबर को होने वाली है। 2 दिन की मशक्कत के बाद रैली के लिए दिल्ली रोड पर बुद्धि विहार के मैदान पर मुहर लगी। बनारस गोरखपुर के तर्ज पर ही बड़ी रैली तक की तैयारी हो रही है। कांग्रेसी जुटे हुए हैं। रैली में 10 जिलों से कार्यकर्ता जुटेंगे। इसके लिए 1 लाख लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रियंका की रैली में दमखम दिखाने के लिए कांग्रेस नेताओं ने मुरादाबाद जिले के सभी टिकट दावेदार और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठक करी। सभी को वाहन भारी भीड़ के साथ जुटने का लक्ष्य दिया गया है। कांग्रेस में 32 सालों के सियासी सन्नाटे को दूर करने की कोशिश प्रियंका गांधी बदस्तूर कर रही हैं। मिशन 2022 में कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस में माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। पूरब में बनारस गोरखपुर के बाद अब कांग्रेस रणनीतिकारों का मुख्य फोकस वेस्ट यूपी पर है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को वाराणसी दौरे पर प्रस्तावित हैं। इससे पहले तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिहाज से काशी विश्वनाथ मंदिर को 3 दिनों तक आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा। मंदिर के शिखर और सफाई, गर्भगृह के आसपास मरम्मत, निर्माण कार्य के चलते ये निर्णय लिया गया है। 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच आम लोगों का प्रवेश बंद रखने के लिहाज से शासन से अनुमति मांगने का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। शासन के निर्णय के बाद मंदिर प्रशासन आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगाएगा। गंगा किनारे मणिकर्णिका ललिता घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक करीबन 54,000 वर्ग किलोमीटर में निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का काम अब अंतिम फेज में चल रहा है। लोकार्पण की संभावित तिथि 13 दिसंबर बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व कांग्रेस विधायक संजय प्रताप जायसवाल के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष जज पीके राय ने सुनवाई पूरी कर ली। अपना फैसला सुरक्षित रखा है। उन पर नौकरी का लालच देकर युवती से रेप का मामला चल रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एफआईआर पीड़िता ने हजरतगंज थाने में दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि वो अक्टूबर 2012 में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए लखनऊ आई थी। तभी चारबाग रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में संजय प्रताप जायसवाल, अमरजीत मिश्र और एक अन्य से उसकी मुलाकात हुई। आरोप यह है कि खुद को डॉक्टर बताने वाले संजय जायसवाल ने नौकरी दिलाने के बहाने उसके सारे कागजात ले लिए। इसके बाद उसे कागजों पर हस्ताक्षर करने के बहाने वाराणसी के लारा होटल में बुलाया, जहां उसे नशीला पदार्थ खिलाया गया, रेप हुआ उसके साथ में और इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया था। चलिए एक बड़ी खबर है। खबर थोड़ी छोटी है लेकिन आपको बड़ी नजर आएगी। लखीमपुर खीरी में जनपद की सहकारी चीनी मिल बिलराया और संपूर्णा नगर में पेराई सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। अब ये खबर खास क्यों हो जाती है, क्योंकि जहां कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी शामिल होने वाले थे वो अब नहीं होंगे। माना जा रहा है कि ऐसा भारतीय किसान यूनियन ने लखनऊ में किसान पंचायत के दौरान कार्यक्रम का विरोध किए जाने के निर्णय के कारण लिया गया है। हालांकि सांसद प्रतिनिधि का यह भी कहना है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पहले से ही बाहर का कार्यक्रम लगा हुआ था। पेराई सत्र का शुभारंभ वाले दिन वो जिले में नहीं है। चीनी मिलों के प्रशासनिक अफसरों के मुताबिक अब पेराई सत्र कार्यक्रम का शुभारंभ अकेले मिल प्रशासक डीएम महेंद्र बहादुर सिंह करेंगे।
तो वहीं आपको बता दें कि लगातार इस तरीके के परिवर्तन देखने को मिल रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख देवभूमि का करेंगे। उत्तराखंड में नई खेल नीति पर कैबिनेट ने मुहर लगाई, इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही भोजन माता और पीआरडी जवानों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 30 प्रस्ताव लाए गए, जिनमें से 28 पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। इसमें महत्वपूर्ण है खेल नीति 2021। खेल नीति लागू होने के साथ ही प्रदेश में खिलाड़ियों का जो प्रोत्साहन स्तर है वो बढ़ जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने पर उनको प्रोत्साहन मिलेगा। खेल नीति में एक और, जहां हर साल प्रदेश भर के 2600 खिलाड़ियों को 2-2 हजार रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी, तो वहीं 8 साल की उम्र से ही खिलाड़ियों की पहचान के लिए फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट लागू किया जाएगा। कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि राशन डीलरों के लिए भी अंशदान बढ़ोतरी के साथ ही अब लीज की भूमि पर भी होम स्टे योजना का लाभ लिया जा सकेगा। इससे राज्य के खेल और खिलाड़ियों दोनों को ही फायदा होगा। तो इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर अहम जानकारी। आगामी चुनावों को देखते हुए बीजेपी की पहल तेज। बीजेपी चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों का दौरा आज उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में 2 दिवसीय दौरे पर प्रभारी सह प्रभारी पार्टी के रोड मैप को धरातलीय क्रियान्वयन का जायजा लेंगे। वो 33 समितियों के अलग अलग समूहों में समीक्षा होने वाली है। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। चुनाव के जो प्रभारी हैं और सह प्रभारी हैं, दोनों का ही डेरा अब देवभूमि में जमता 2 दिनों के लिए नजर आएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धनंजय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। धनंजय, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? बीजेपी चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों का दौरा है। ये दौरा हर लिहाज से बेहद खास, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि घोषणा पत्र पर भी बात हो सकती है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव होने तो है, जो भाजपा के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों का आज 2 दिवसीय दौरा, यानी आज और कल, और जो पार्टी के जो रोड मैप है उस पर जो है बातचीत की जाएगी। और जो चुनाव प्रबंधन की जो 33 समितियां हैं उनके साथ अलग अलग समूह के समीक्षा बैठक की जाएगी। और जो घोषणा पत्र है, ये कह सकते हैं कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है, इन जो 33 समितियों को बनाया गया, इनके साथ किस तरीके से चर्चाएं होंगी, किस तरीके से बूथ लेवल पर इनको आगे बढ़ाया जा सकता है, या कैसे ग्राम सभा क्षेत्र में किस तरीके आगे बढ़ाया जाए, पंचायत में किस तरीके आगे बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर 2 दिवसों का दौरा यहाँ पर है। इसके बाद जब उनको जो बैठक होगी उनमें उनको कहा जाएगा कि आप अपने अपने क्षेत्र में देखिए कि किस तरीके से जो विधानसभा चुनाव यहाँ पर अपनी जो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से जो लोगों को बीजेपी से जोड़ा जा सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर वो एक बैठक भी, यानी कि कल ये बैठक होनी है। 33 जो समूह बना रखे हैं पार्टी द्वारा, ये भाजपा प्रदेश कार्यालय में किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया धनंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक है। कांग्रेस भवन में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल समेत वरिष्ठ नेता और कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा विस्तार से हो सकती है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देवेंद्र यादव देवभूमि में मौजूद और उनका होना बहुत कुछ बयां करता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? देवेंद्र यादव राजधानी में मौजूद हैं और राजधानी में उनका होना बहुत कुछ बयां करता है। कहा यह जा रहा है कि जो संभावित प्रत्याशी हैं उनकी सूची पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि ये कहा जा रहा था, हरीश रावत कई बार ये बयान भी दे चुके हैं कि दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक वो जो कैंडिडेट्स हैं उनका डिक्लेरेशन कर देंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा पूजा। उत्तराखंड कांग्रेस की अगर बात की जाए तो एक स्क्रीनिंग कमेटी जो है उसका लगभग 1 हफ्ता पहले ही गठन किया गया है, जिसके माध्यम से चयन किया जाएगा उन संभावित प्रत्याशियों का जो आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बैनर तले टिकट मांग रहे हैं और चुनावी लड़ने के इच्छुक हैं। तो ऐसे में पहली बड़ी बैठक यहाँ पर आज आयोजित की गई है। लगभग आधा घंटे पहले यह बैठक शुरू हुई है और देर शाम तक इस बैठक के चलने की उम्मीद है। कांग्रेस भवन की तरफ से जो मैसेज जारी किया गया है, 4 बजे विधिवत इसकी पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी दी जाएगी कि स्क्रीनिंग कमेटी में क्या कुछ रहा
रहा और बड़े चेहरे जितने हैं उत्तराखंड कांग्रेस के या सेंटर के, वो इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव मौजूद हैं बैठक में, हरीश रावत मौजूद है, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, ये सभी उत्तराखंड के बड़े चेहरे हैं। तो अविनाश पांडे जो इस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सह प्रभारी, प्रभारी तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि मैराथन बैठक ये होगी, इसमें तमाम जो 70 चेहरे होंगे उन पर चर्चा होगी। हालांकि अब ये जल्दी होगा कि कौन लोग होंगे इसका नाम फाइनल करना, लेकिन आज पहली बैठक है स्क्रीनिंग कमेटी की, तो संभावित प्रत्याशियों के चेहरों पर यहाँ पर चर्चा होना मुमकिन है कि इन लोगों को टिकट पर विचार कर सकती है उत्तराखंड कांग्रेस। तो इन लोगों को लेकर चर्चा होगी और जब 4 बजे पत्रकार वार्ता होगी तो उसमें यह क्लियर हो जाएगा कि स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक थी उसमें पूरा क्या निचोड़ निकला है और किस माध्यम से बैठक की गई थी, या इसमें जो चर्चाएं हुई है वो किन किन विषयों को लेकर हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ाया है, चर्चा चेहरों पर शुरू हो चुकी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा था जो कि रद्द हो चुका है। 1 दिवसीय दौरे पर सहारनपुर जाने वाले थे केशव प्रसाद मौर्य, कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करने वाले थे। डिप्टी सीएम आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक भी करने वाले थे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, ये दौरा नहीं होगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।